लाइब्रेरियन हब में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में, जिसको हम लोग बौद्धिक संपदा बोलते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती क्या है, मतलब समझिए तो ये अपने दिमाग की उपज होती है, एक ऐसी चीज जिसको हम देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में हम लोग पढ़ेंगे कॉपीराइट के बारे में और ट्रेडमार्क के बारे में, पेटेंट के बारे में। तो इन सारी चीजों को एक एक करके देखेंगे। इससे मोस्टली 2 क्वेश्चन लगभग हर एग्जाम में पूछे जाते हैं और यह काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसी में हम लोग जीआई टैग के बारे में पढ़ेंगे, इससे आप लोग परिचित होंगे। करंट अफेयर में काफी बार ये वर्ड सुनने को आता है, कॉपीराइट भी आता है। तो आज हम इन चीजों को देखेंगे और अच्छे से समझेंगे इनको। तो चलिए शुरू करते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी शब्द का उद्गम कब हुआ था? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी शब्द का प्रयोग लगभग 1808 में शुरू हुआ था। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का प्रयोग 1808 में शुरू हुआ और इसका मतलब होता है मस्तिष्क की रचना, क्रिएशन ऑफ माइंड। यह एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो दिखाई नहीं देती है, सिर्फ महसूस होती है। तो जो भी मस्तिष्क की रचना होगी उसको हम लोग देख नहीं सकते हैं। यह क्या होता है, हमारे मस्तिष्क की उपज होती है, हमारी सोच होती है, तो उसको हम लोग कभी देख नहीं सकते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बोलते हैं। अब हम लोग देखेंगे बौद्धिक संपदा के प्रकार क्या क्या है, टाइप्स ऑफ आईपीआर। बौद्धिक संपदा के प्रकार हम लोग देखते हैं। तो पहला है क्या, पेटेंट। अब पेटेंट क्या है, आप लोग नाम सुनते होंगे कि पेटेंट क्या है, पेटेंट हमेशा सुनते होंगे। तो आखिर पेटेंट क्या है? तो अगर कोई व्यक्ति कोई नया आविष्कार करता है जिसको बनाने की जानकारी और सिर्फ उसी के पास सीमित रहे, इसके लिए वह उसका पेटेंट ले लेता है। व्यवसायिक दुरुपयोग उसका ना हो सके, इसलिए उसका वो पेटेंट ले लेता है। सपोज आप लोगों ने पार्ले जी बिस्किट खाया होगा, तो उस टाइप की, उस टेस्ट की बिस्कुट सिर्फ वही कंपनी बनाती है। क्यों? क्योंकि वो उसका पेटेंट ले चुका है। तो पेटेंट लिया जाता है कि आविष्कारक ही उसका व्यवसायिक उपयोग कर सके, इसलिए पेटेंट लिया जाता है। अब कॉपीराइट, पेटेंट का एक चीज और है, जो व्यक्ति पेटेंट लेगा तो हर पेटेंट का वैलिड जो ईयर होता है वो 20 साल का होता है। मतलब वो पेटेंट 20 साल तक रहेगा, उसके बाद फिर उसको नवीनीकरण करना होगा, रिन्यू करना होगा। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कॉपीराइट के बारे में। तो कॉपीराइट जो है, कॉपीराइट क्या है? तो कॉपीराइट जो भी रचनात्मक कार्य होता है, जैसे हम कुछ लिखते हैं, साहित्य, कला, संगीत या कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं इत्यादि की सुरक्षा के लिए कॉपीराइट लिया जाता है, ताकि मान लीजिए, ताकि इसका कोई कॉपी ना कर सके। मान लीजिए कि हमने कोई कविता लिखी, तो हमने उसका कॉपीराइट ले लिया, ताकि बाद में इसको कोई अपने नाम से ना बेचे कि ये मैंने लिखा है। कोई हमने कहानी लिखा, कोई गाना गाया या कोई सॉफ्टवेयर बनाया, तो उसका कॉपीराइट लेना पड़ता है। ठीक है। यह कॉपीराइट का क्या फायदा है? तो यह नकल या गलत उपयोग से सुरक्षा देता है। तो कॉपीराइट कितने सालों के लिए वैलिड होता है? तो कॉपीराइट 60 सालों के लिए होता है, फिर इसे रिन्यू करना होता है। 60 साल बाद कॉपीराइट को फिर रिन्यू करना होगा। तो पेटेंट और कॉपीराइट में डिफरेंस समझ में आ गया। कॉपीराइट 60 सालों के लिए है, पेटेंट 20 सालों के लिए है। अब देखते हैं ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क क्या है? तो अगर आप कोई बिजनेस करते हैं, उसका नाम, प्रतीक और लोगो, चिन्ह इत्यादि की व्यावसायिक पहचान के लिए सुरक्षा जो प्रदान करता है वह ट्रेडमार्क है। जैसे एप्पल कंपनी है, एप्पल कंपनी है तो एप्पल का लोगो क्या है? एप्पल नाम सुनते ही आपके मन में कटा हुआ सेब आता है, तो यह एप्पल का लोगो है, तो वो उसका ट्रेडमार्क है। तो ये ट्रेडमार्क एप्पल कंपनी ने ले रखा है, तो उसका यूज कोई और नहीं करेगा। हमारे यहाँ अमूल दूध है, ठीक है, उसका टैगलाइन क्या है? टेस्ट ऑफ इंडिया। जहां तक मुझे याद है शायद यही है, टेस्ट ऑफ इंडिया। तो इस टैगलाइन को कोई और यूज नहीं कर सकता है। और गूगल, हम लोग गूगल यूज करते हैं, तो गूगल क्या है? गूगल एक नाम है जो कि क्या है? यह एक ट्रेडमार्क है। तो गूगल, एप्पल का लोगो, अमूल का टैगलाइन, ये सारा क्या है? ट्रेडमार्क है। तो एक बार ट्रेडमार्क ले लेने के बाद यह कितने सालों तक होता है? तो ये भी मे बी, हाँ, 20 सालों के लिए भी होता है। 20 या 10 होता है, मैं कंफ्यूज थोड़ा कर रहा हूँ, इसे चेक कर लीजिएगा आप लोग। तो ट्रेडमार्क क्या है? तो यह नाम, प्रतीक, लोगो, चिन्ह की व्यावसायिक पहचान से सुरक्षा
करता है और किसी अन्य ब्रांड के नकल को रोकता है। मान लीजिए जैसे कि एप्पल कंपनी फेमस है, अगर यह ट्रेडमार्क ना ले तो इस नाम से कोई भी चीप प्रोडक्ट लॉन्च होगा जिससे कि ब्रांड का नकल होगा और ओरिजिनल ब्रांड की छवि खराब होगी। अब हम लोग देखते हैं जीआई टैग के बारे में, जिसका फुल फॉर्म होता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। तो किसी उत्पाद की भौगोलिक पहचान को सुरक्षा देता है, जैसे मुजफ्फरपुर की लीची, हाजीपुर का केला, बनारस की साड़ी, दार्जिलिंग का चाय, यह सब क्या है? ज्योग्राफिकल इंडिकेशन है, यह उस जगह का फेमस प्रोडक्ट है। और जीआई टैग एक्ट आया कब था? तो 1999 में आया था। जीआई टैग एक्ट कब आया? तो 1999 में। यह भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान में रखिएगा। इंडस्ट्रियल डिजाइन के बारे में अब हम लोग देखते हैं। औद्योगिक डिजाइन, वस्तुओं के रूप रंग की डिजाइन की सुरक्षा। जो इंडस्ट्रियल डिजाइन होती है, इससे क्या होता है? तो वस्तुओं के रूप रंग डिजाइन की सुरक्षा होती है। उसके बाद होता है ट्रेड सीक्रेट, मतलब व्यवसायिक रहस्य। अगर कोई प्रोडक्ट है जिसको हम लोग बनाते हैं, उसका व्यवसायिक रहस्य अगर छुपा के नहीं रखा जाए तो तमाम लोग सेम सीक्रेट को यूज करके सेम प्रोडक्ट तैयार कर सकते हैं। तो फिर जिस व्यक्ति ने उस प्रोडक्ट को बनाने में अपना पूरा जीवन लगा दिया, मेहनत किया, उसका मेहनत बेकार हो जाएगा। तो इसलिए ट्रेड सीक्रेट का यूज किया जाता है। जैसे कोको कोला, आपने नाम सुना होगा, ड्रिंक भी किया होगा ये, तो आज तक इसका कॉपी कोई नहीं कर पाया और ये अपना फॉर्मूला किसी को बताता भी नहीं है। तो ये ट्रेड सीक्रेट के जरिए अपना फॉर्मूला गोपनीय रखा है और जो लोग भी इसमें काम करते हैं वो इसे लीक नहीं कर सकते हैं। तो यही होता है ट्रेड सीक्रेट। मुझे लगता है कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो भी हम लोग अभी पढ़े उसके बारे में, तो उसको हम लोग देखते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। तो भारत में आईपीआर मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स कब लागू हुआ? तो 1856 में लागू हुआ। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स कब लागू हुआ? तो 1856 में लागू हुआ। भारत में आईपीआर कब लागू हुआ? 1856 में। जो कि ब्रिटिश पेटेंट कानून पर आधारित था। और यह ब्रिटिश पेटेंट कानून कब आया था? 1852 में। तो ब्रिटिश पेटेंट कानून कब आया? 1852 में। और उसी पे आधारित था आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, जो कि 1856 में यहाँ पे लागू हो गया। ब्रिटेन में यह 1852 में आया था और भारत में 1856 में लागू हो गया। आईपीआर बेचा या हस्तांतरित किया जा सकता है, मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो है वो बेचा जा सकता है या हस्तांतरित किया जा सकता है, जो कि लाइसेंस या असाइनमेंट द्वारा होगा। ठीक है, इसका रूल है आईपीआर को बेचने का या हस्तांतरित करने का रूल है, उसको किया जा सकता है जो कि लाइसेंस या एग्रीमेंट के द्वारा होता है। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है? 26 अप्रैल को। तो विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है? 26 अप्रैल को। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 8 सितंबर को। तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 8 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है और बौद्धिक संपदा दिवस 26 अप्रैल को। तो ये चीजें याद हो गई होंगी। बौद्धिक संपदा दिवस 26 अप्रैल और अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को। देखिए, काफी लोग वैकेंसी को लेकर चिंतित है। वैकेंसी आएगी, डेफिनेटली आएगी, बस तैयारी को आप लोग मत रोके। दिवाली से छठ तक काफी छुट्टी मिली, सभी कोई एंजॉय किए होंगे। तो अब वक्त है कि तैयारी करते रहे, ज्यादा समय नहीं दे। अगर आप कोई और फॉर्म डाले, जैसे बीएसएससी अच्छा ऑप्शन है, 23,000 सीट है उसमें, तो अगर ये सारी चीजें आप फॉर्म डाले हैं, बिहार एसआई है, तो इसमें अगर वो आपकी तैयारी अच्छी है, मॉक में आपके 70% 80% आ रहे हैं, तो ठीक है, तब तो ये करना बेकार है। इस पे समय ना ही दे जब तक वैकेंसी नहीं आती है। लेकिन अगर आपका वो प्रॉपर रूप से रेडी नहीं है, तो आप इसे कम से कम 2-2.5 घंटे दे। इसे 2-2.5 घंटे दे, ताकि मान लेते हैं कि अगर स्टेट के जैसा वैकेंसी आता है, स्टेट के जैसा, और समय कम मिलता है, तो फिर आपके पास अफसोस होगा। तो कम से कम आप इसको 2 से 3 घंटा पर डे का दे। जो हम तैयारी करा रहे हैं सिर्फ उतना पढ़े। बहुत लंबा लाइब्रेरियन का सिलेबस नहीं है, काफी जल्द खत्म हो जाएगा। और हम भी कोशिश करेंगे कि हम डेली वीडियो लाएं। अब इसके बाद 2-3 क्लास के बाद एमसीक्यू भी आएगा, तो सिर्फ फॉलो करते जाए और देखते जाए। हम हर एक क्लास को लॉजिक के साथ हम पढ़ाएंगे आगे। जैसे अभी 1-2 स्लाइड के बाद आपको लॉजिक दिखने लगेगा, तो लॉजिक के साथ हर चीज पढ़ाएंगे तो आपको याद करने में आसानी होगा, बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। तो आप लोग
अगर किसी और चीज की तैयारी कर रहे हैं तो साथ साथ इसको भी करते रहें, नहीं तो ऐसा ना हो कि बाद में अफसोस होने लगे कि ये भी गया वो भी गया। तो अभी देखते हैं हम लोग वीपो के बारे में। वीपो का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो मुख्यालय है जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। कहाँ है वीपो का मुख्यालय? तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में। इसकी स्थापना 14 जुलाई 1967 को हुई थी। तो वीपो की स्थापना 14 जुलाई 1967 को हुई थी। इसके वर्तमान महानिदेशक हैं डेरेन टैंग, जो कि 2020 से हैं। अब एग्जाम से पहले आप लोग जो वर्तमान वाले जो भी हैं उनको एक बार देख कर जाइएगा, क्योंकि ये समय के साथ चेंज होता रहता है, कब कौन बदल जाए चेंज हो जाए पता नहीं, तो इसलिए एक बार देख कर जाए। ऐसा नहीं कि वहां आप डेरेन टैंग टिक करके आए और पता चले कि बाहर तो कुछ और ही है। और वीपो के जो सदस्य देश हैं वो टोटल 191 सदस्य देश है। वीपो के सदस्य देश कितने हैं? 191। संयुक्त राष्ट्र, यूनाइटेड नेशन जिसको इंग्लिश से बोलते हैं, इसकी एक विशेष एजेंसी है, ठीक है। यूनाइटेड नेशन की विशेष एजेंसी कौन है? वीपो है, जिसके की टोटल सदस्य देश कितने हैं? 191 है। भारत इसका सदस्य बना 1975 में। अब ध्यान दीजिए, 1967 में इसकी स्थापना हुई और 1975 में भारत इसका सदस्य बना। वीपो ने कुछ महत्वपूर्ण संधियां कराई है जिसको हम लोग देखते हैं। तो WCT, अब देखिए वीपो जो भी संधि कराया है उसके शुरुआत में W होगा, तो जिसके भी शुरुआत में W आ जाए आप तुरंत समझ जाए क्या, तो ये वीपो द्वारा कराई गई संधि है। तो जैसे WCT है तो इसका फुल फॉर्म होगा वीपो कॉपीराइट टेरिटरी, ठीक है, टेरिटरी। तो वीपो WCT का फुल फॉर्म क्या होगा? वीपो कॉपीराइट ट्रीटी। तो वीपो कॉपीराइट ट्रीटी कब हुआ? तो 1996 में। वीपो कॉपीराइट ट्रीटी कब होता है? 1996 में। दूसरा है WPPT, तो वीपो परफॉर्मेंस एंड फोनोग्राम्स ट्रीटी, जो कि 1966 में हुई थी। तीसरा है बुडापेस्ट ट्रीटी, जो कि 1977 में हुई थी। तो बुडापेस्ट ट्रीटी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के संरक्षण हेतु हुआ था। तो ये सारी वीपो से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक थी, जिसमें कि सबसे इंपॉर्टेंट है वीपो की स्थापना 14 जुलाई 1967 को हुई थी। इसमें टोटल 191 देश है और भारत इसका सदस्य देश कब बना? 1975 को। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। वर्तमान महानिदेशक भी इंपॉर्टेंट है, या तो आप इसे यहाँ याद रख ले या फिर ये आपके करंट अफेयर का चीज भी है, तो ये दोनों है। अब हम लोग देखते हैं पेटेंट के बारे में। वीपो को समझ लिए, वीपो कब आया, कहाँ मुख्यालय है, कौन वर्तमान महानिदेशक है, सारी चीजें देख चुके हैं। तो पेटेंट देखते हैं। पेटेंट क्या है कि राज्य द्वारा दिया गया अधिकार जिससे आविष्कारक को अपने आविष्कार के उपयोग पर अस्थायी एकाधिकार मिलता है। तो पेटेंट राज्य द्वारा एक दिया गया अधिकार होता है जिसमें आविष्कारक को क्या होता है, तो अपने आविष्कार के उपयोग पर अस्थायी एकाधिकार मिलता है। कैसा एकाधिकार मिलता है? तो अस्थायी, इसको ध्यान में रखना है। अस्थायी रूप से एकाधिकार नहीं मिलता, अस्थायी एकाधिकार मिलता है। पेटेंट योग्य आविष्कार के लिए कुछ शर्तें हैं कि वह नया आविष्कार हो, वो इनोवेटिव स्टेप हो, ठीक है, औद्योगिक उपयोगिता से संबंधित हो, उसका औद्योगिक उपयोग हो सके, उसी को पेटेंट मिलेगा। और इसके बाद भारत में जो वैसी चीजें जिसका पेटेंट नहीं किया जा सकता है, मतलब काफी सारी ऐसी चीजें हैं जिसका पेटेंट नहीं किया जा सकता है, तो क्या है, तो प्रकृति के नियमों के विपरीत दावे, मतलब कुछ ऐसा रूल बना दे या कुछ ऐसा चीज बना दे जो प्रकृति के नियम के खिलाफ हो, तो वो नहीं। कानून या नैतिकता के विरुद्ध आविष्कार को पेटेंट नहीं दिया जाएगा। कृषि बागवानी में जो भी विधि होती है उसको पेटेंट नहीं दिया जाएगा। परमाणु ऊर्जा से संबंधित आविष्कार के लिए भी कोई पेटेंट नहीं दिया जाएगा। गणितीय विधियां और वैज्ञानिक सिद्धांत के लिए भी कोई पेटेंट नहीं है। शैल चिकित्सीय उपचार की विधियां के लिए भी कोई पेटेंट नहीं है। और कोई चीज शैल चिकित्सा के लिए आविष्कार होती है तो वो सारी जगह सब लोग उसका यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि जो किया वही करेगा। केवल सॉफ्टवेयर, वैसा सॉफ्टवेयर जो टेक्निकल इफेक्ट ना हो तो इसको हम लोग पेटेंट नहीं दे सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जिसको पेटेंट नहीं दिया जा सकता है। भारत में जो पेटेंट कानून बना है
उसके बारे में देखते हैं। तो पेटेंट एक्ट कब आया? 1970 में। ठीक है, 1957 की राजगोपाल अयंगर समिति की सिफारिश पर यह आधारित था। तो जो पेटेंट एक्ट आया था वह कब आया? तो 1957 में, और यह आधारित था किस पर? तो 1957 की राजगोपाल अयंगर समिति के सिफारिश पर, राजगोपाल अयंगर समिति के सिफारिश पर यह आधारित था। किसके सिफारिश पर? तो राजगोपाल अयंगर के सिफारिश पर। कब? तो 1957 में सिफारिश की थी इन्होंने, और यह आया कब? तो 1970 में, जिसकी अवधि 20 वर्ष की होगी। पेटेंट की अवधि कितने वर्ष की होगी? 20 वर्ष की होगी। भारत का पहला पेटेंट कानून 1856 में आया था। तो भारत का पहला पेटेंट कानून कब आया? 1856 में। यह स्वतंत्रता से पहले और स्वतंत्रता के बाद 1970 में आया था, जो कि राजगोपाल अयंगर की सिफारिश पर था। पेटेंट नियम में समय समय पर संशोधन होते रहे। जब जब इसमें संशोधन की जरूरत पड़ी तब तब होते रहे। जैसे 2003, 2005, 2006, 2012, 2013, 2014, 2016, 2018। तो पहला संशोधन कब हुआ था? तो 2003 में, और आखिरी संशोधन कब हुआ? तो 2018 में। तो सारे संशोधन को याद नहीं रखते हैं। पहली बार कब हुई? तो 2003, और अंतिम बार कब हुई? तो 2018। हालांकि जरूरी ये भी नहीं है, पर दिमाग में रखें। अब हम लोग देखते हैं पेटेंट का कार्यालय कहाँ कहाँ है। अब देखिए, इसका मेन मुख्यालय कहाँ है? तो कोलकाता में है। मेन मुख्यालय कहाँ है पेटेंट का? तो कोलकाता में है। ठीक है, और उसके बाद में भारत के यूं समझ लीजिए कि हर दिशा में एक एक है। कोलकाता में, मुंबई में, पश्चिम में मुंबई में, दक्षिण में चेन्नई में, उत्तर में दिल्ली में। ठीक है, तो कोलकाता मुख्यालय है। मुंबई मेन मुख्यालय क्या है? कोलकाता ही है। और उसके 3 शाखा 3 अलग अलग स्टेट में, जो भारत के 3 अलग अलग दिशा में है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। 1970 में 20 साल का पेटेंट KMCD पर रखा गया था। तो मतलब आप इन शॉर्ट समझे तो पेटेंट कितने साल के लिए होता है? तो 20 साल के लिए, और ये रिन्यू इसको करा सकते हैं। तो 20 साल बाद आपको फिर रिन्यू कराना होता है इसको। देखते हैं कि भारत में IPR संस्थान के बारे में। तो CGPDTM, इसका मतलब होता है कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स, डिजाइन एंड ट्रेडमार्क्स, जिसका कि मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। तो CGPDTM, इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। यह क्या होता है? तो कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स होता है। भारत में IPR प्रशासन का मुख्य निकाय है। भारत में जो IPR है वो क्या है? प्रशासन का मुख्य निकाय है। अगला हम लोग देखते हैं, नाम काफी बड़ा बड़ा है, तो ध्यान में रखना है सिर्फ कोई ना कोई लॉजिक बनाकर। अगर न रहे तो बस ध्यान में रखें, मॉक में आएगा, 1-2 बार गलत होगा, फिर सही होने लगेगा, फिर याद रह जाएगा हमेशा के लिए। उसके बाद क्या है? RGNIIPM, मतलब राजीव गांधी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मैनेजमेंट, जिसका प्रशिक्षण संस्थान है नागपुर, महाराष्ट्र में, और इसकी स्थापना 1980 में हुई थी नागपुर में। पेटेंट, इसके बाद हम लोग देखते हैं पेटेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में। यह क्या करता है? तो यह डेटा को संरक्षित रखता है। यह कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर इतना समझिए कि जितनी भी सूचना है वह उसे कौन सुरक्षित रखता है? तो PIS, इसके नाम में ही है इंफॉर्मेशन सिस्टम, पेटेंट इंफॉर्मेशन। तो यह इंफॉर्मेशन से क्या होगा? तो जितने भी इंफॉर्मेशन होगी उसको यह सुरक्षित रखेगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं INPA-DOC, इसका मतलब होता है इंटरनेशनल पेटेंट डॉक्यूमेंटेशन सेंटर, जिसका मुख्यालय वियना, ऑस्ट्रिया में है। तो INPA-DOC का मुख्यालय कहाँ है? तो ऑस्ट्रिया, वियना में है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब आगे देखते हैं, एक बार इन सारी चीजों को हम लोग क्विक रिवीजन कर लेते हैं। जो भी चीजें हम लोग पढ़े इसमें जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक है सिर्फ उसका क्विक रिवीजन करेंगे। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इसका मतलब होता है माइंड की रचना। और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के टाइप्स कौन कौन से हैं? तो पेटेंट है, कॉपीराइट है, ट्रेडमार्क है, GI है, डिजाइन है, ट्रेड है, सीक्रेट है। तो टोटल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में इतना ही है। बस इसी को हमें ध्यान पूर्वक देखना है और इसी से सारे क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो इंडिया में IPR कब लागू हुआ? 1856 में लागू हुआ। और पेटेंट एक्ट आया कब? तो 1970 में आया, जिसकी अवधि कितना वर्ष? 20 वर्ष।
वीपो हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा में है। इसकी स्थापना 1967 में हुई थी, जिसके की वर्तमान महानिदेशक कौन है? तो डेरेन टेंग है। ठीक है, इंपॉर्टेंट डेज कुछ है, जैसे 26 अप्रैल वर्ल्ड आईपी डे, और 26 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड आईपी डे। 8 सितंबर को लिटरेसी डे मनाया जाता है। 26 अप्रैल को वर्ल्ड आईपी डे, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी दिवस, और 8 सितंबर को लिटरेसी डे मनाया जाता है। इंडियन पेटेंट ऑफिस कहाँ कहाँ है? तो कोलकाता, मुंबई, चेन्नई और दिल्ली में है। प्रमुख संस्थान कौन कौन से हैं? तो CGP DTM और RGNII PM, ठीक है, जो कि नागपुर में है। तो ये इंपॉर्टेंट